हेलो स्टूडेंट्स, कितना अच्छा होता ना कि एग्जाम में आपको असर्शन रीजनिंग आए और देखे हुए 100% देखे हुए असर्शन रीजनिंग मिले आपको। तो टेंशन मत लो। सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि ये जो गारंटीड असर्शन रीजन लिख करके छोड़ा है ना, ये सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए या बोलने और सुनने में अच्छा नहीं है। ये आपको आपकी प्रैक्टिस करें आप इन क्वेश्चंस की, और आप पाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 100% AR एग्जाम में एज इट इज आंखों देखे और प्रैक्टिस करे हुए मिलेंगे। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि आपको जितना टफ लग रहा है ना AR असर्शन रीजनिंग, उससे कई गुना ज़्यादा आसान है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। और हाँ, आपके आई कांट डू इट से लेकर के आई कैन डू इट तक के सफ़र में पूरा साथ देंगे और मिशन 100% टर्म 1 को पूरा सफल बनाएंगे। भाई ये पार्ट सेकंड है, चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के सभी क्वेश्चंस का, तो जरूर जरूर प्रैक्टिस करिए इनको। रीजनिंग के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप ऑप्शन कैसे टिक करते हैं। अगर आपको आता है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। असर्शन रीजनिंग में आपको हमेशा दो स्टेटमेंट मिलेंगे, असर्शन में एक और रीजन में एक। ठीक है, अब अगर आपका स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है और 2 भी ठीक है, और जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड है वो इसका रीजन बता रहा है फर्स्ट वाले का, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। नाउ अगर आपका सिर्फ असर्शन वाला स्टेटमेंट ठीक है और रीजन वाला स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन रीजन को असर्शन से कोई लेना देना नहीं है ना, दैट मींस रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आपका असर्शन वाला स्टेटमेंट सही लिखा है लेकिन रीजन गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी टिक करोगे। अगर दोनों ही गलत है तो आप ऑप्शन नंबर डी टिक करोगे। देखो एग्जांपल के लिए, तो एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि मान के चलो ये स्टेटमेंट आपका असर्शन है और ये वाला स्टेटमेंट आपका रीजन में दिया हुआ है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आई विल नॉट हैव फूड टुडे। मान के चलो कि भाई मैंने कहा कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, और रीजन क्या दिया है, मेरा नाम अभिषेक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, मैंने कहा आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है कि भाई मेरा नाम अभिषेक है, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि दोनों स्टेटमेंट ठीक होने के बाद भी मुझे ऑप्शन नंबर बी टिक करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन मैं आज खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा नाम अभिषेक है। क्या ये रीजन है क्या? बिल्कुल नहीं। ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये वाला स्टेटमेंट इसका रीजन नहीं बता रहा है, और जब रीजन जो है आपका सही नहीं हो तो फिर आपको बी ऑप्शन टिक करना होता है। लेकिन अगर ये लिखा होता, अगर ऑप्शन नंबर 2 में दिया होता आई एम नॉट हंग्री टुडे, आई एम नॉट हंग्री टुडे, भाई आज मुझे भूख नहीं लग रही है इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर ये स्टेटमेंट होता तो मैं खाना नहीं खाऊंगा ये भी सही है, और मुझे आज भूख लग रही ये भी ठीक है, और जो दूसरा वाला जो रीजन जो स्टेटमेंट है वो इसका रीजन भी बता रहा है, तो मैं ऑप्शन नंबर ए टिक करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है यहां पर असर्शन का, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो है ना वो नेगेटिव चार्ज है। तो पहले असर्शन का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो स्टेटमेंट तो ठीक है, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। अब देखो इलेक्ट्रॉन, रीजन में पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब चलो मैं आपसे कह देता हूं कि आपके पास एक प्लेट होगी, ठीक है, इस प्लेट पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब मान के चलिए, अब अगर ये हायर पोटेंशियल, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई ये पॉजिटिव है ये पूरा नेगेटिव है, तो आपका ये हायर पोटेंशियल पर होगा, इसकी कंपैरिजन में ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। अगर मैं इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन ला करके रख देता हूं या एक नेगेटिव चार्ज, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऑब्वियस सी बात है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, बिकॉज ये आपका हायर पोटेंशियल पर है और ये आपका लोअर पोटेंशियल पर है। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन जो है ना हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ है ये पूरी तरह से गलत है। इसको एक्सप्लेन करना तो छोड़ो, ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, तो फिर हमारा जो ऑप्शन सी होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा एक और चीज आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है ये हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। जैसे कि अगर आप यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख देते इन दोनों के बीच में, तो ये पॉजिटिव कहां जाता है? इस साइड जाता है, दैट मींस हायर पोटेंशियल से लेकर के लोअर पोटेंशियल की साइड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें जो मिल रहा है इसमें असर्शन दिया हुआ है लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइन ऑफ फोर्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस। ये हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। ये स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन अब सेकंड वाले स्टेटमेंट में हम ये पढ़ेंगे, दैट मींस रीजन वाले स्टेटमेंट में, कि
ये वाला स्टेटमेंट पहले तो सही है या गलत। इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर स्टेटमेंट सही है तो क्या फर्स्ट वाले दैट मीन्स असर्शन का एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है। अगर हाँ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अदरवाइज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा या सी हो जाएगा। नाउ तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस, दैट मीन्स मान के चलो ये आपके पास कंडक्टर की सरफेस है। अब इस कंडक्टिंग सरफेस पर कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री होती है। ये बात तो ठीक है, हमने इसको मान लिया कि असर्शन ठीक है। रीजन वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जो कंडक्टर की सरफेस है उसी को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हो, बिकॉज कंडक्टर की यूनिफॉर्म सरफेस पर आप देखते हैं कि चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके साथ साथ चार्जेस जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो फिर पोटेंशियल भी हर पॉइंट पर कैसा होता है, सेम हो जाता है। तो कंडक्टर की सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर फील्ड लाइंस 90 डिग्री होती हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये फील्ड लाइंस 90 डिग्री क्यों होती है, परपेंडिकुलरली क्यों होती है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है, देखिए फील्ड लाइंस हमने देखी तो है ही ना, हमने फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखी तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक दिया जाता है वो कुछ इस तरह से होता है कि यदि फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ना होते हुए किसी एंगल पर होती, लेट्स से इस तरह से किसी एंगल पर होती, ठीक है, मान के चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दो कंपोनेंट फिर होते हैं। एक कंपोनेंट होता है ये वाला और एक कंपोनेंट होता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लेट्स से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप ई कॉस थीटा कह देते या इसको ई साइन थीटा कह देते, ठीक है। तो ई साइन थीटा के कारण तो ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पर ऊपर फोर्स लगता तो हवा में तो ये चार्ज नहीं जा सकता था, लेकिन इस ई कॉस थीटा के कारण से ये जो चार्ज यहां पर रखा हुआ है इस चार्ज पर एक फोर्स लगता है, तो फिर ये वाला चार्ज इस चार्ज को धक्का देता, ये वाला चार्ज इस चार्ज को धक्का देता, ये वाला चार्ज इस चार्ज को धक्का देता, तो ये बाकी सारे चार्जेस जो होते ये मोशन में आ जाते। तो ये सारे के सारे चार्जेस मोशन में अगर आ जाते तो हम देखते कि हमें जो है ना चार्जेस इन मोशन क्या बनाते हैं, करंट, तो फिर हमें इलेक्ट्रिक करंट लगता। लेकिन हम देखते हैं कि नॉर्मली हमें जो है इस तरह के कंडक्टर पे कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता, तो फिर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जरूर 90 डिग्री पर हैं। बिकॉज अगर 90 डिग्री पर ना होते हुए एंगल पर होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट चार्जेस पर फोर्स लगाता और फिर इलेक्ट्रिक करंट बन जाता, ठीक है। तो बताइए क्या ये रीजन का स्टेटमेंट लिखा हुआ है? नहीं। तो फिर ये स्टेटमेंट जो रीजन में दिया है ये बात तो सही है, लेकिन सही बात तो है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दैट मीन्स यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, असर्शन इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर मींस इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस। गलत है, ये एकदम गलत है। कह रहा है कि मान के चलिए आपके पास कोई कैपेसिटर है, अब आप इस कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो फिर कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, ठीक है। कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, एक तरह से उसकी क्षमता, कैपेसिटी। तो मान के चलो अगर आपके पास ये बकेट है, ठीक है, ये एक बाल्टी है जिसमें आप पानी भर सकते हो, तो ये जो जैसे मान के चलो, तो क्या पानी भरने से इसकी कैपेसिटी बढ़ रही है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से कैपेसिटर को चार्ज देने से उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ती। कैपेसिटेंस पूरी तरह से याद रखिए, कैपेसिटेंस जो है ये किसी भी कंडक्टर की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, जो कि मीडियम पर भी डिपेंड करती है। मतलब ये जो है कैपेसिटर के शेप पर, साइज पर, वॉल्यूम पर, इन चीजों पर डिपेंड करती है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पर डिपेंड करती है। कौन सा मटेरियल इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक के फॉर्म में यूज किया रहा है इस पर डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि इस बाल्टी में अगर कम पानी है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि भाई ये 5 लीटर की बाल्टी है, कम पानी है, ज्यादा पानी है, तब भी मैं ये कहूंगा 5 लीटर की बाल्टी है। अगर आप बहुत सारा जो है इसमें पानी भर रहे हो तो पानी बाहर जाने लगेगा, फिर भी मैं ये कहूंगा भाई इसकी कैपेसिटी 5 लीटर है। अगर आपने इसको खाली रखा है, ठीक है, अभी पानी नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा इसकी कैपेसिटी 5 लीटर है। तो पानी है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, लेकिन कैपेसिटी इसकी 5 लीटर है। इसी तरह से चार्ज है या नहीं इससे मतलब नहीं है, कैपेसिटेंस की 5 जो है जितने 5 माइक्रोफैराड है, इसका मतलब यह है कि 5 माइक्रोफैराड तक का चार्ज यहां पर आ सकता है। तो याद रखिए कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। वैसे भी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पढ़ा हुआ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, देखो इसमें चार्ज नहीं आ रहा है कहीं पे। हमने जो है स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए पढ़ा हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी
अपॉन बी माइनस ए, देखो कहीं पे जो है चार्ज नहीं आ रहा है, ठीक है। हमने जो है इसी तरह सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए उठा के देख लो, या फिर जो है डाइलेक्ट्रिक जो हमने भरा हुआ है उसके लिए देख लो। तो कैपेसिटेंस जो है चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, ये इसके ज्योमेट्रिकल शेप, साइज, वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। कौन सा मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक, उस पर भी डिपेंड करती है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया, ठीक है। कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको पता पड़ जाएगा कि यहां पर असर्शन एंड रीजन दोनों सही होने के कारण ऑप्शन नंबर डी, यहां पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, असर्शन में क्या दिया हुआ है कि व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर का मतलब है कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। बहुत सही बात है। अगर आपके पास एक कैपेसिटर है तो इस कैपेसिटर के अंदर अगर आपने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जिसकी वैल्यू मान के चलिए कुछ भी है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटेंस है ये के टाइम्स हो जाती है। मान के चलो अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो उसकी कैपेसिटेंस थी के सी, अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक आ गया जिसकी जो वैल्यू है वो के है, तो वही जो कैपेसिटेंस होगी वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ये तो ठीक है, ये बात तो ठीक लिखी हुई है, लेकिन इसका रीजन क्या है? तो याद रखिए एक्चुअल में क्या होता है कि मान के चलो ये, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, असर्शन वाला स्टेटमेंट ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन जान लो। तो मान के चलो कैपेसिटर के यहां पर ये वाली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये वाली नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो जब डाइलेक्ट्रिक आता है दोनों प्लेट्स के बीच में, तो डाइलेक्ट्रिक तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइलेक्ट्रिक्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचती है। तो ये वाला डाइलेक्ट्रिक का एंड पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। तो पहले इसके अंदर जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड थी हवा में, वो जो है इस डायरेक्शन में थी, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगी, जो कि मेन इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑब्वियसली कम है। तो फिर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज पहले इस डायरेक्शन बन रही थी, अब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई कम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई तो E इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर के रिलेशन से जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है ये भी कम हो गई। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम हो गई तो कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है ना, तो यहां से कैपेसिटेंस हो जाएगा क्यू बाय वी। तो अगर आपका पोटेंशियल, जैसे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो फिर पोटेंशियल भी कम, और अगर पोटेंशियल कम तो कैपेसिटेंस भी कम। इसका मतलब यह है कि डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, जिसके कारण से जो कैपेसिटेंस है इंक्रीज हो जाती है। तो इसका स्टेटमेंट भी ठीक है, इसका रीजन वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, और जो पहला स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन भी ये कर रहा है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी कैपेसिटर कैन बी ब्रोकन बाय प्लेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इट। समझना हो कि अगर आप एक कैपेसिटर को बहुत ज्यादा चार्ज दे देते हैं तो क्या ये कैपेसिटर पूरी तरह से खराब हो जाता है? ब्रोकन डाउन का मतलब यहाँ पर टूट फूट हो जाने से नहीं, यहाँ पर है कि भाई ये आपका रीयूजेबल नहीं होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आप एक कैपेसिटर को बहुत ज्यादा चार्ज दे देते हैं तो फिर क्या होता है, इसको हमें जानना पड़ेगा, तभी हम इसका करेक्ट ऑप्शन जो है टिक कर पाएंगे। मान के चलो आपने इसको बहुत सारा चार्ज दे दिया, तो देखिए सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट जो है ना एकदम करेक्ट है कि अगर आप एक कैपेसिटर को ज्यादा चार्ज देंगे तो वो खराब हो जाएगा, ठीक। इसका रीजन जान लो। रीजन ये है कि जब आप किसी भी कैपेसिटर को ज्यादा चार्ज देते हैं उसके बीच में कोई ना कोई इंसुलेटिंग मीडियम तो जरूर होगा, एयर है या फिर कोई और मीडियम है। तो फिर ज्यादा चार्ज देने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ज्यादा चार्ज देने से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग बनेगी। इसके साथ साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मेन जो यहां पर होगा वो ये है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, जिसके कारण से जो एयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं या कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा भाई, वैसे नॉर्मल चार्ज में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक साइड शिफ्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक साइड। लेकिन अगर आपने चार्ज बहुत ज्यादा इन प्लेट्स को दे दिया तो एयर के इलेक्ट्रॉन्स जो है ब्रेक होकर के हवा के इलेक्ट्रॉन टूट करके इस जगह पर जाने लगेंगे, पॉजिटिव प्लेट की ओर जाने लगेंगे, जिसके कारण से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, या कहें कि जिसके कारण से यहां पर स्पार्किंग जनरेट होगी, ठीक है। इस स्पार्किंग जनरेट को हम कहते हैं भाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब अगर ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा तो फिर इससे क्या होगा कि इसमें स्पार्किंग हो जाएगी, इसमें एटॉमिक लेवल पर इसके जो कंपोनेंट होंगे ये जल जाएंगे।
तो मेन चीज क्या है, इसका जो रीजन है वो ये ज्यादा चार्ज देने से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और फिर जिसके कारण से होता है ज्यादा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब है इसके अंदर स्पार्किंग होगी, है ना, आग लगने के इसमें छोटे से चांसेस बनते हैं। तो फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसका रीजन है कि ये खराब हो जाता है। भाई पोटेंशियल बढ़ जाए ये बड़ी बात नहीं है ना, बड़ी बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण आग लग जाए, स्पार्किंग हो जाए, ये बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इसका जो रीजन है वो ये है। हमारा रीजन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर ब्रेकेज पोटेंशियल कैपेसिटर इज डिस्ट्रॉयड। कह रहा है कि बिल्कुल ठीक है कि अगर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा पोटेंशियल पहुंचेगा तो कैपेसिटर जो है खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, रीजन नहीं कर रहा हूं, स्टेटमेंट ठीक है रीजन वाला, ठीक है। लेकिन जो रीजन है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, क्या इसको ये बता पा रहा है? बिल्कुल नहीं। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका जो मेन यहां पर जो ऑप्शन टिक करेंगे वो आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, सही है, लेकिन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा तब जाकर के ही सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये कैपेसिटर खराब होगा, ठीक है ना। चलिए मान के चलिए आपको असर्शन में लिखा गया है द फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन इट। इसका मतलब है कि मान के चलो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें जो है ना प्लेट्स भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, तो इन प्लेट्स पर ऑपोजिट चार्ज है। तो ये दोनों प्लेट्स क्योंकि इन दोनों पर चार्ज है तो एक दूसरे पर लगाएंगे फोर्स, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो भाई इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ये कॉमन फोर्स होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कॉमन फोर्स है। तो इस फोर्स के बारे में कहा जा रहा है कि दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। क्या ये बात सही है या गलत, इससे पहले हमें जो है समझना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ पूरी तरह से गलत लिखी हुई है। क्यों, इसका रीज़न आपको बता देते हैं। मान के चलो कि अगर आपके पास एक टेस्ट चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो आपने पढ़ा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। अब ये चार्ज तो पॉइंट चार्ज है ना, तो आपने एज इट इज क्यू लिख दिया, लेकिन कैपेसिटर की प्लेट पर जो चार्ज फैला होता है ये पूरी सरफेस पर होता है, तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू क्यू ई के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्योंकि चार्ज जो है सरफेस पर है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिग्मा इंटू ए। ये किसकी जगह पर है? क्यू की जगह पर है। अगर चार्ज एक ही पॉइंट पर रखा होता तो एज इट इज क्यू रखता। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कोई भी अगर आपके पास आपने पढ़ा होगा ये चार्ज शीट है, क्योंकि प्लेट जो होती हैं एक शीट की तरह होती है, तो ये जो शीट्स होती हैं या प्लेट होती हैं, हमने जो है गॉसियन सरफेस ये इसलिए बनाया ताकि आपको ध्यान आ जाए, इस तरह से गॉसियन सरफेस निकाल के बना करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एक साइड पर, वो कितनी निकाली थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो भाई ये प्लस इस पर जो इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके प्लेस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेस पर रखा हुआ है। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मैंने अलग कर दिया, इंटू ए को मैंने अलग कर दिया, और ये सिग्मा स्क्वायर मैंने अलग कर दिया, ठीक है। तो 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, सिग्मा स्क्वायर के प्लेस पर मैं लिख सकता, क्योंकि सिग्मा होता है मेरा क्यू बाय ए, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्यू बाय ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो है जो बचेगा नेक्स्ट स्टेप में वो कुछ इस तरह से होगा, लाइक 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या है ए इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपके फोर्स की वैल्यू आ जाएगी दो प्लेट्स के बीच में, क्या आ जाएगी, ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि दो प्लेट्स के बीच में जो फोर्स की वैल्यू होगी ये चार्ज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो सकती है, बट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकती। तो इसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन, इसके हिसाब से नहीं, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि भाई ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये गलत है, और फोर्स इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया पर एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब रीजन में क्या दे रहा है, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया पर एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन नॉट ए। ये वाली चीज़ भी जो निकल के आ रही है पूरी तरह से गलत है, जो फोर्स है इतना निकल के आ रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, तो फिर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये डी आ जाएगा। कौन सा आंसर, ये आपका ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिया जा रहा है ये इसी क्वेश्चन का, जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, ये इसी का एक मॉडिफाइड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बात ध्यान से पढ़ना, द फोर्स विद विच वन प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अदर प्लेट is equal to the square of surface density पर एप्सिलॉन नॉट पर यूनिट एरिया। इसका मतलब कह रहा है कि मान के चलो अगर आपके पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उनकी प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स देखो क्या कह रहा है, दिस फोर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ, यानी कि
स्क्वायर ऑफ सरफेस डेंसिटी, ठीक है, पर एप्सिलॉन नॉट, मतलब पर एप्सिलॉन नॉट पर यूनिट एरिया, मतलब अपॉन में एरिया। तो जो फोर्स इनके हिसाब से जो बनना चाहिए वो होता है सिग्मा स्क्वायर इनटू दिस। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर समझ आएगा कि जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये सिग्मा के टर्म्स में इतना निकल के आ रहा था, ठीक है, और इन्होंने जो है इतना दिया हुआ है, तो पूरी तरह से स्टेटमेंट गलत दिया है, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज प्लेट ऑफ कैपेसिटर एट लोकेशन इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी पर एप्सिलॉन नॉट। कह रहा है कि भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज प्लेट के कारण, देखो वन चार्ज प्लेट, यहां पर गौर करने वाली बात यह है, अगर इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बनेगी, ये बात ठीक है, लेकिन ये दोनों के कारण है ना, प्लस और माइनस, अकेला जो बनाएगा वो बनाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाली जो फील्ड बनाएगी ये बनाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है ना टोटल मिलकर के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बनती है, ठीक है। तो भाई इसका वन चार्ज प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इतनी बनती है, लेकिन इसने कितनी लिख के दी हुई, सिर्फ इतनी, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हो गया गलत। तो असर्शन रीजन दोनों गलत होने के कारण से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी जाएगा। कौन सा जाएगा? 7th का क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है इसमें असर्शन लिखा हुआ है कि अगर आप एक बैटरी को कनेक्टेड रखा छोड़ते हैं तो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा ये चेंज नहीं होगा। तो ये बात पूरी तरह से ठीक है। पता है क्यों? बिकॉज एक कैपेसिटर को अगर आपने एक बैटरी के साथ कनेक्टेड रखा है तो बैटरी का तो काम ही होता है वी को मेंटेन करना। मेंटेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेन फंक्शन ऑफ बैटरी, है ना। तो देखो इसमें क्या है, यही तो लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा बिकॉज बैटरी इसको मेंटेन करेगी। भाई स्टेटमेंट ये वाला ठीक लिखा है, लेकिन क्या ये वाला रीजन ये बता रहे हैं, ये भी पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, देखना अभी देखो इसमें लिखा है इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द बैटरी, अगर आपने एक बैटरी से कैपेसिटर कनेक्ट करा है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया तो फिर भैया ध्यान दो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस जो है ना बढ़ जाती है k टाइम्स, ठीक है। तो अगर आपकी कैपेसिटेंस जो है k टाइम्स बढ़ गई तो फिर चार्ज भी जो है आपका Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो चार्ज भी आपका कितना बढ़ जाएगा, C के प्लेस पर आप लिखेंगे, चलो मान के चलो ये आपका आप इसको C इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट यानी कि बोल सकते हो, तो आप C के प्लेस पर K इंटू सी नॉट लिखेंगे इंटू V के प्लेस पर V, है ना। बिकॉज यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो चार्ज हो जाएगा वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या दे रहा है कि चार्ज एंड कैपेसिटेंस विल डिक्रीज, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट जा रहा है वो है आपका यहाँ पर ये ठीक है असर्शन, रीजन वाला स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत दिया है, एक्सप्लेनेशन तो छोड़ो। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आपको जो दिया हुआ है एक बार इसको पढ़ना। असर्शन में क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, एक कैपेसिटर को आपने बैटरी से कनेक्ट करके रखा हुआ है। इफ वी मूव इट्स प्लेट फर्दर अपार्ट, अगर आपने एक कैपेसिटर को की प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट करके रखा हुआ है और अगर आप इन कैपेसिटर की प्लेट को थोड़ा सा दूर जो है लेकर के जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि आपको वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, और इसके साथ साथ जिससे जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर गेट्स डिक्रीज्ड। कह रहा है कि अगर आप इस प्लेट को, पहली चीज कोई भी प्लेट मान लो आप दूर लेकर के जाओगे तो दूसरी प्लेट देखो इसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। नेगेटिव को लेकर जा रहे हो तो पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो इसके अट्रैक्शन के अगेंस्ट यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के अगेंस्ट आपको जो है जाना पड़ेगा, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। यहां पर क्या होगा ना, ये अट्रैक्ट कर रहा है, आप इसको लेके जा रहे हो, तो फिर एनर्जी का लॉस होगा हीट के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन क्यों होगा ये जान लो, ये तो उसमें भी लिखा हुआ है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी कि रीजन वाला स्टेटमेंट तो सही लिखा हुआ है, लेकिन एनर्जी का लॉस क्यों होगा, एनर्जी डिक्रीज क्यों होगी, तो उसका रीजन ये है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इन प्लेट्स को दूर कर रहे हो दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अगर डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस अगर डिक्रीज हो गई, अब क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल तो जो है डिक्रीज नहीं होगा, तो अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई तो अल्टीमेटली आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। ये तो उसका रीजन है,
ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कैपेसिटेंस विल बी डिक्रीज, एज ए रिजल्ट पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीज। अगर ये लिखा होता तो ना तो मैं इसका असर्शन और रीजन दोनों सही करके ए टिक कर देता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये स्टेटमेंट सही लिखा है, बोला एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी डिक्रीज होगी। ये भी करा है कि हीट के फॉर्म में से जो है डिक्रीज हो जाएगी, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो रीजन जो हमने बताया है ये इसने नहीं दिया, तो ऑप्शन ये स्टेटमेंट ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, लेकिन ये रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ जरा पढ़ेंगे। टू कंडेंसर ऑफ सेम कैपेसिटी, दो कंडेंसर हैं सेम कैपेसिटी के, मान के चलो कि भाई दोनों कंडेंसर को आपने एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट करोगे, मान के चलो भाई ये आपका C है, ये C है, तो कैपेसिटेंस हो जाएगी भाई 2C। इसके बाद आपने जो है ना इसको सीरीज में कनेक्ट किया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी आपकी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C/2। तो रेशियो ऑफ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन टू केसेस, अगर आप रेशियो निकालोगे तो मान लो ये भाई आपने इसके रिजल्टेंट को C1 दे दिया, इसके रिजल्टेंट को C2, तो अगर आप C1/C2 निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा C/2, ये ऊपर चला जाएगा आपका तो 4C/C, तो आपका 4:1 आंसर जो है आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब क्या कह रहा है इन पैरेलल, या इसका ये रीजन बताएगा तो ठीक है, नहीं तो जो अपन इसका भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, या फिर सी इन पैरेलल कैपेसिटेंस, इन पैरेलल में क्या कह रहा है कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, सीरीज में कैपेसिटेंस आपकी डिक्रीज हो रही है, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन रिजल्टेंट कैपेसिटेंस वगैरह का फॉर्मूला इसने नहीं बताया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आप बी के साथ जाएंगे। हमें जो दिया जा रहा है इसके असर्शन में क्या लिखा हुआ है, इसके असर्शन में लिखा हुआ है कि आप एक मेटेलिक शीट, यहाँ पर आप शीट कर लें, एक मेटेलिक शीट को अगर आपने हॉलो शेल के फॉर्म में जो है अगर कन्वर्ट कर दिया, तो आप इससे इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक करने का मतलब क्या है कि जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं है वहां पे आप मेटल लेकर के पहुंच जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप जीरो हो जाएगी। तो आपने क्या किया कि एक शीट को, मेटल की शीट को इस सेल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हम जानते हैं कि जो भी शेल है मेटल की, इस पर सारा का सारा चार्ज हमेशा इसकी सरफेस पर आ जाएगा, कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो। तो फिर क्या होगा, इसके अंदर जो जब चार्ज ही नहीं बचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस मेटल शेल के अंदर जीरो होगी। तो अगर किसी रीजन में अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक करना है, तो आप इस मेटल की शेल को जा करके आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज इस शेल के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो आपका स्टेटमेंट ठीक है, और इसका जो रीज़न है ये भी एकदम जो है सिंपल से लिखा हुआ है कि आप इससे इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक क्यों कर सकते हैं, बिकॉज हॉलो स्फेरिकल शेल के अंदर हर एक पॉइंट पर जो फील्ड है वो जीरो होती है। तो असर्शन और रीज़न जो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है कि आपके पास कह रहा है कि द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर स्लाइटली कंडक्टिंग, है ना। अगर आपके पास मतलब आपके पास तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं उन एयरक्राफ्ट के जो टायर्स होते हैं ये कंडक्टिंग बनाए जाते हैं, इनमें कंडक्टिंग मटेरियल जो है मिलाया जाता है। पता है क्यों? बिकॉज ये टायर्स जो है जब ये लैंडिंग करते हैं या फिर टेक ऑफ करते हैं तो ये बहुत स्पीड में होते हैं, इनका जो इनके ऊपर वेट भी काफ़ी होता है, तो जिससे फ्रिक्शन बहुत होता है ग्राउंड के साथ और इन टायर के साथ। फ्रिक्शन बहुत होने से यहाँ पर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि स्टैटिक चार्जेस जो है इकट्ठे हो जाते हैं। अब अगर चार्जेस बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ पर जो स्पार्किंग, जिससे सीधे जो है ना फायर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिससे बचने के लिए क्या होता है कि भाई चार्जेस जो इस टायर के अंदर आ चुके हैं इसको ग्राउंड के अंदर ट्रांसफ़र करा दिए जाएं, तो चार्ज अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो स्पार्किंग या जो है फायर नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए इसको कंडक्टिंग बनाया जाता है, ठीक है। और देखो, इफ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, एक्स्ट्रा चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द कंडक्टर विल फ्लो टू द ग्राउंड। देखो उसमें ये नहीं कहा कि इसको कंडक्टिंग क्यों बनाया जाता है, वो तो उसमें सिंपल ये कह दिया कि अगर आप कंडक्टर को मान के चलो ये कंडक्टर है, अगर आप इसको जो है ग्राउंड पे टच कर देंगे तो जो इसके इंड्यूस चार्जेस होंगे ये आपके जो है अर्थ में चले जाएंगे। ये चीज़ ठीक है ना, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि टायर्स में आपने कंडक्टिंग मटेरियल क्यों मिलाया जाएगा, ये वाला रीज़न उसने नहीं दिया, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट ये वाला भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपका बी जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका रीज़न नहीं बता रहा है।
है ना, इसने इसने मिलती जुलती बात कही लेकिन पूरी बात नहीं कही। आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ। अगर आपने डिस्टेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर आपने डिस्टेंस को जो है ना आधा कर दिया, ठीक, अच्छा एक और चीज, अगर आपने डिस्टेंस को कितना कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मेड 3 टाइम्स, यानी कि आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रख दी, 3, देन कैपेसिटेंस बिकम 6 टाइम। तो मान के चलो अगर आप सी डैश निकालोगे और यहाँ पर जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या 3 पुट करोगे, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट के होता है फॉर्मूला अपना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए और ये d/2 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो आपका आंसर जो है 6 आ जाएगा, दैट मीन 6 टाइम हो जाएगी। ये चीज़ एकदम सही लिखी हुई है, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल्स ऑफ प्लेट। देखिए भाई कैपेसिटेंस जो है ना, आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये डिपेंड करती है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पर, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पे, किसकी कि भाई इसका साइज क्या है, वॉल्यूम क्या है, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। इनके पास में कौन सा मीडियम या डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो ये आपका जो ऑप्शन है, ये डज नॉट डिपेंड लिखा हुआ है ना, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो आप यहाँ से इसको जो है ना बी टिक करेंगे, इसका रीजन तो नहीं बताया ना इसने, तो आप यहाँ पर बी टिक करेंगे। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से कि इन इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। कह रहा है कि डाइपोल में 2 अपोजिट चार्जेस छोटी डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, जो डिस्टेंस आपकी 2l, ठीक है। तो ये चीज तो ठीक है। नाउ अभी 2l से सेपरेटेड क्यों होते हैं ये नहीं बताया उसने, क्या बता रहा है, एन आइसोलेटेड नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिहेव लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल। भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव, नॉन पोल, नॉन मतलब पोल्स नहीं है इसमें, है ना, तो जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक ही जगह पर होते हैं, या पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है वो एक ही जगह पर होता है, तो इस तरह के जो है सिस्टम को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करते, बिकॉज डाइपोल के में चार्जेस के बीच में सेपरेशन होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं होती, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ये वाला गलत हो जाएगा, ये आपका असर्शन ठीक है, तो आपका ये यहाँ पर सी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए अर्थ का जो पोटेंशियल है 0 माना जाता है। ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इस बार फिर कर रहा हूँ, बिकॉज जेई में 2008 में जब ये पूछा गया तो अलग ऑप्शन के साथ पूछा गया, एम्स में पूछा गया तो अलग ऑप्शन के साथ पूछा गया, ठीक है। नाउ तो अभी मान के चलो अगर आपसे कहा जा रहा है कि अर्थ का जो पोटेंशियल है वो 0 माना जाता है, तो पूरी तरह से ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन 0 क्यों माना जाता है, तो मैं इसको आपको फिर से बताऊंगा कि भाई ये अर्थ है हमारी, आप उसको जितना चार्ज दे सकते हो उतना चार्ज दे दो, ये पूरा चार्ज आपका जो है स्टोर कर लेगी, ठीक है। पूरा चार्ज जितना आप दे सकते हो ना उतना चार्ज दे दो, ये चार्ज भी स्टोर कर लेगी। और इसके पोटेंशियल में जो चेंज है ना, ये चेंज नहीं होता, ये नेग्लिजिबल चेंज, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इसमें होता है। तो इसलिए यानी कि आप चार्ज दे दो चले जा रहे हो, ये चार्ज को अपने अंदर स्टोर करती चली जा रही है। तो अर्थ की जो कैपेसिटेंस है ये वेरी वेरी हाई है, वेरी वेरी हाई, ठीक है। और आप जानते हो कि जो कैपेसिटेंस है ये पोटेंशियल की जस्ट इनवर्स है, ठीक है। तो अगर कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा हाई तो पोटेंशियल बहुत बहुत ज़्यादा कम, जिसको हम 0 जो है कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रीज़न तो इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने रीज़न दिया है कि इलेक्ट्रिक, रीज़न वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सरफेस के कारण, मतलब स्फीयर के कारण जो है इतना होता है। तो हमने भी तो डेरिवेशन किया, एकदम ठीक है। तो असर्शन वाला स्टेटमेंट ठीक है, रीज़न वाला स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इस रीज़न को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो फिर यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो आपका बी करेक्ट होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया जा रहा है वो कुछ इस तरह से कि एक चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में P2 क्यों मूव कर रहा है, P2 क्यों मूव कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे वर्क करेगी वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ के, ठीक है। इसका मतलब है कि आप P से लेके Q तक चाहे इस रास्ते के थ्रू जाएं, चाहे आप P से लेके Q तक इस रास्ते के थ्रू जाएं, ठीक है। वर्क जो है ना, और चाहे इस रास्ते के थ्रू जाएं, वर्क जो है वो सेम होगा। पता है क्यों, बिकॉज वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है रास्ते पर डिपेंड ना करना, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच। तो देखिए समझो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, या कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये कंजर्वेटिव फील्ड है। कैसी फील्ड है,
कंजर्वेटिव फील्ड। जो फील्ड कंजर्वेटिव होती है वहां पर जो है ना पाथ इंडिपेंडेंट होती है, वो समझे, वहां पर जो है ना रास्ता मैटर नहीं करता, पोजीशन मैटर करती है। ठीक है, तो अगर इसमें लिख के दे देता कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो आपका असर्शन वाला स्टेटमेंट भी ठीक हो जाता, रीजन वाला स्टेटमेंट भी ठीक हो जाता, और इसके साथ साथ रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन भी कर देता। लेकिन इसने क्या लिख के दिया हुआ है कि नेट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इन मूविंग ए क्लोज लूप इज जीरो। उसने ये नहीं कहा कि जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बराबर जो है वर्क इसलिए करेगी बिकॉज ये कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, उसने ये कहा कि अगर आप नेट वर्क करेंगे कंजर्वेटिव, तो जो है ना कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है एक क्लोज लूप में वर्क डन जो है ना, क्लोज लूप में बता रहा है कि वर्क डन जो है जीरो हो जाता है। अरे भाई ये कोई बात थोड़ी ना हुई है, क्लोज लूप में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही है, इसके कारण से जो वर्क डन जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इसका असर्शन भी ठीक है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो देना चाहिए था कंजर्वेटिव फील्ड के टर्म में। एक बार रिवाइंड करके देखो, लेकिन इसमें जो लिखा है ना कंजर्वेटिव पढ़ करके जो है सही मत कराना। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन टिक होगा और ए नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो आपको दिया हुआ है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो गया हो, 17 की जगह 18 या 16 चल रहा हो। इफ डायलैक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, अगर आपने एक डायलैक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो डायलैक्ट्रिक के अंदर इनसाइड डायलैक्ट्रिक फील्ड विल बी लेस देन अप्लाइड। एक्चुअल में क्या होता है ना कि अगर आपके पास एक मेटल है, ये मान के चलो सॉलिड है, तो मेटल ये और ये आपकी एक्सटर्नल फील्ड है जिसको आप अप्लाइड फील्ड भी कहते हो। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आने लगेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और पॉजिटिव चार्ज ये बन जाएगा। तो इस मेटल के अंदर जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, जब तक इन चार्जेस का पॉजिटिव नेगेटिव का ट्रांसफर जब तक होता रहेगा, जब तक कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। कैसे ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। तो इसीलिए इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो मानी जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, ये मेटल वाला केस है। डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक एक तरह से इंसुलेटर है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक में अगर आप फील्ड अप्लाई करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़े से ज्यादा, थोड़े से नहीं काफी ज्यादा जो है ताकत के साथ बंधे हुए होते हैं, तो फिर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने आ सकते हैं वो नहीं आ पाते। ठीक है ना, तो इसलिए जो फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये कम बन पाती है, तो एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा होती है और अप्लाई जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की जो फील्ड होती है कम होती है। ठीक है, तो ये चीज उसने सही लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंड्यूस डायपोल मोमेंट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये चीज तो ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंड्यूस डायपोल मोमेंट, नहीं ये गलत है। इसका जो डायपोल मोमेंट होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। इसका डायपोल मोमेंट देख रहे हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। तो ये वाला स्टेटमेंट इसमें गलत लिखा हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी टिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है वो कुछ इस तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रिफर्ड in comparison to that of magnetic field for detecting electron beam in television picture tube। एक्चुअल में क्या होता है, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए है ना मैग्नेटिक फील्ड को प्रेफर किया जाता है, और इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेफर किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्स लो वोल्टेज, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। एक्चुअल में क्या होता है कि मान के चलो अगर इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको सर्कुलर फॉर्म में घुमा देती है, और इसके साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं करती। ठीक, तो जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक स्ट्रेंथ से काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें वहीं इलेक्ट्रॉन्स पर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो कि इसकी एक्सेलरेशन कराएगा, इसको एक्सेलरेशन कराएगा, तो आपको एक लंबी ट्यूब की ज़रूरत होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास अगर कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो फिर क्या होगा ना कि इस पर जो फोर्स है वो अपन को ज़्यादा लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो, इस पर जो फोर्स है ये अपन को ज़्यादा लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको इसमें हाई वोल्टेज जो है प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका जो रीज़न है वो हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो भाई इसका ऑप्शन जो है डी चला। अब देखिए आज का हमारा जो फाइनल क्वेश्चन है एकदम बढ़िया है। इसमें लिखा हुआ है एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल पोलराइज पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। एक्चुअली पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है ना, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जिसके अंदर ऑलरेडी पोल्स बने होते हैं। लेकिन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में एक्चुअल में क्या होता है कि भाई
टेम्परेचर के कारण या कहीं थर्मल एजिटेशन के कारण जो डायपोल्स का मूवमेंट है या कहीं मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है ये हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में फैला होता है, रैंडमली ओरिएंटेड होता है, जिसके कारण से जो नेट डायपोल मोमेंट होता है, नेट डायपोल मोमेंट होता है ये आपका जीरो हो जाता है या कहीं जीरो होता है स्टार्टिंग में। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होता है, तो फिर इसके अंदर ये सारे के सारे डायपोल मोमेंट जितने भी पॉसिबल होते हैं, ठीक है, जितने भी पॉसिबल होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, तो फिर होता ऐसा है कि इनके पास एक पॉसिबल या कहीं कि नेट डायपोल मोमेंट बन जाता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव को रिपेल, तो फिर इनके पास नेट डायपोल मोमेंट यहां पर ये जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल पोलराइज पोलर डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, कह रहा है अब ये जो यहां पर पोल्स बन गए ना, ये पर्टिकुलर जो है डाइलेक्ट्रिक मतलब पर्टिकुलर नेट डायपोल मोमेंट बन गया, इसको अपन कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, जब ये नेट डायपोल मोमेंट आ जाता है तो उस प्रोसेस को हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। ये कब हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से। कैसे हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव को अपनी ओर खींचा, पॉजिटिव को जो है दूर पुश कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसमें अगर यही चीज लिखिए तो ठीक है, इसमें देखो इन पोलर डाइलेक्ट्रिक कह रहा है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक में हर मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट यानी कि ऑलरेडी जो है डायपोल मोमेंट होता है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है मतलब रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। सिर्फ इतना लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा, उसमें लिखा है कि सिर्फ इसके बाद पहले से डायपोल मोमेंट होता है और ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पोलराइजेशन कैसे हो जाता है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि पोलराइजेशन कैसे हुआ, तो आपका ऑप्शन यहां पर बी चला जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो पाई। वापस इन वीडियोस को दबा करके शेयर करो अगर आपके लिए पॉसिबल हो पाए, ये वीडियोस आगे तक पहुंचनी चाहिए और मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट 100% देखा हुआ पेपर ही अपने एग्जाम में देखे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।